गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस निकाले थे। किसी भी एक सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कौन सा होता है? दो स्टेट्स के बीच का इंटरमीडिएट टाइम पीरियड। तो हमारे सिस्टम का एक स्टेडी स्टेट हम कंसिडर कर सकते हैं ऑफ पोजीशन को भी, जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम ऑफ कंडीशन में है, एंड देन द अदर स्टेडी स्टेट हम कंडीशन हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन स्टेट, जहाँ वो अपनी कंप्लीट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है। तो उन दो स्टेडी स्टेट के बीच का टाइम पीरियड कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिएंट। तो हमने उस ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के लिए कल कुछ स्पेसिफिकेशंस निकाली थी, उनमें से ओमेगा एन, ओमेगा डी और जीटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीटा क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो। जीटा क्या डिफाइन करता है कि हमारे सिस्टम की डैम्पिंग कितनी है। तो देखिए, डैम्पिंग होता क्या है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेजरमेंट में, पीएमएमसी में, मूविंग आयरन में, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में, एनर्जी मीटर में। डैम्पिंग होता क्या है, वहाँ पे आप जानेंगे कि 3 तरह की हमारी मेन टॉर्क्स रहती हैं। एक तो हम देते हैं कि कुछ आउटपुट मिल सके, दैट इज़ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देन हम उसी आउटपुट का हम कुछ सेंस बना सकें, उसके लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। एंड देन अगेन टू मेक मोर मीनिंग आउट ऑफ आवर आउटपुट, हम वहाँ पे एक डैम्पिंग टॉर्क भी देते हैं। कहने का मतलब कि जो हम जीटा पढ़ रहे थे कि जो डैम्पिंग को रिफ्लेक्ट करता है एक सिस्टम के अंदर, वो डैम्पिंग हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। तो मूविंग आयरन वगैरह में आप देखेंगे एक स्प्रिंग से हम कैसे डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, रीज़न भी जानेंगे वहाँ पे। एयर फ्रिक्शन से भी हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल से भी हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों करते हैं वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे मेजरमेंट चैप्टर के अंदर। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो जीटा रहता है हमारा किसी सिस्टम के अंदर, ये हम खुद डिसाइड करते हैं उस सिस्टम का जीटा क्या रखना है। 0 रखना है, 1 रखना है, 1.5 रखना है, 0.5 रखना है, 0.7 रखना है। ये इसकी क्या वैल्यू सेट करनी है किसी सिस्टम में, ये चीज़ हम खुद डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जो मैं बताना चाह रहा था कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है हमारा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या हुआ? अ टाइम पीरियड बिटवीन टू स्टेडी स्टेट्स। एक स्टेडी स्टेट है ऑफ स्टेट, नेक्स्ट स्टेडी स्टेट है ऑन स्टेट। उन दो स्टेडी स्टेट्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। और उस ट्रांजिएंट स्टेट की ऑसिलेशंस क्या रहेंगी आउटपुट की उस दौरान। अगर हम उस टाइम पे कहेंगे कि हमारा जीटा की वैल्यू 0 है हमारे सिस्टम के अंदर, तो उस ऑसिलेशंस को हम ओमेगा एन से डिनोट करते हैं, जो हमने कल निकाला था। एंड सिमिलरली इसी जीटा की वैल्यू अगर हम कहें सिस्टम की अदर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस टाइम पे जो हमारी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की ऑसिलेशंस होंगी, उस ऑसिलेशंस को हम जब कैलकुलेट करेंगे, उन ऑसिलेशंस को हम ओमेगा डी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा एन और ओमेगा डी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सिस्टम के अंदर हमें डैम्पिंग जीटा इक्वल टू 0 रखी हो, तो उस टाइम पे उस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की ऑसिलेशंस को हम ओमेगा एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं सिस्टम की। और उसी सिस्टम के अंदर एक बार हम डैम्पिंग प्रोवाइड कर दें, कुछ डैम्पिंग दे दें अपने कोई बेनिफिशियल रीजंस के लिए, तो उस टाइम पे जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की जो ऑसिलेशंस रहेंगी, उस ऑसिलेशंस को हम कहेंगे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और उसे ओमेगा डी से डिनोट करेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है वो भी आपने कल देख लिया था। तो ये तो हो गया जीटा क्या होता है, ओमेगा एन क्या होता है और ओमेगा डी क्या होता है। अब देखिए, उसी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, टी आर, टी पी, टी एस और एम पी। ये स्पेसिफिकेशंस क्या हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के, वो जानते हैं, वो समझते हैं। कल हमने कैलकुलेट किया था, आज थोड़ा सा उन्हें डिफाइन भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो इन्हें समझने से पहले एक चीज़ देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। मतलब इस चैप्टर का नाम से सेंस निकालने की कोशिश कीजिए कि ये चैप्टर है क्या। यहाँ पे हम किसी कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। मतलब कहने का कि किसी सिस्टम को एनालाइज करेंगे कि वो उसका टाइम के साथ क्या बिहेवियर रहता है। जब उसे स्विच ऑन करते हैं तो उसके साथ टाइम के साथ क्या बिहेवियर रहता है। तो सबसे पहले हम कोई सिस्टम टर्न ऑन करेंगे तो वो अपनी ट्रांजिएंट से गुजरता हुआ एक स्टेडी स्टेट से सेकंड स्टेडी स्टेट में जाएगा। पहली स्टेडी स्टेट होगी ऑफ स्टेट, सेकंड स्टेडी स्टेट होगी कंप्लीट ऑन स्टेट। और उन दो स्टेडी स्टेट के इंटरमीडिएट टाइम पीरियड में जो स्टेट होगी उसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट, जहाँ पे वो एक लगातार चेंजेस से गुजर रहा है। वो आप चेंजेस यहाँ पे ऑसिलेशंस की फॉर्म में देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़नी थी, एक कंट्रोल सिस्टम की, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखना था कि वो टाइम के साथ उसका ट्रांजिएंट पीरियड किस तरह से बदलता है, कैसा होता है। और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है चैप्टर का नाम। तो सेकंड पार्ट भी टाइम के कंसर्न में ही है, स्टेडी स्टेट के, एक सिस्टम की स्टेडी स्टेट एनालाइज और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं हमने वो कैलकुलेट करने थे। वो हमने हमारे इनिशियल लेक्चर्स में कैलकुलेट किए थे। ESS, KP, KV, KA, ये कुछ चीज़ें हमारी स्टेडी स्टेट टाइम रिस्पॉन्स के साथ लिंक्ड हैं। ये पोर्शन हमारा हो चुका हुआ है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी कल, वो हमारा ट्रांजिएंट स्टेट के साथ रिलेटेड है। और अब हम वो सीखेंगे कि वो चीज़ें हैं क्या, TP, TR। तो ज़रा देखिए, TR होता है हमारा राइज टाइम किसी सिस्टम का। ये हमारा सिस्टम ने 0 टाइम से लेके 100 टाइम तक फर्स्ट टाइम अपनी फाइनल आउटपुट गेन करने में कितना टाइम लिया, उसे हम कहते हैं राइज टाइम। कि एक सिस्टम ने 0 to 100 अचीव करने में कितनी देर ली, वो हमारा हो गया राइज टाइम। ये डेफिनेशन रहती है हमारी राइज टाइम की अंडर डैम्प सिस्टम के लिए। और सिमिलरली ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, ओवर डैम्प सिस्टम कौन से हुए, जहाँ हमारी जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, उन सिस्टम्स को हम कहेंगे ओवर डैम्प।
और उन सिस्टम के लिए हमारी राइज टाइम की डेफिनेशन रहती है कि 0.1 से लेके ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू 0.9 तक स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव करने में हमारे सिस्टम ने कितनी देर ली, उस टाइम पीरियड को हम राइज टाइम से डिफाइन करेंगे ओवर डैम के केस में। और अंडर डैम के केस में 0 to 100 हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव करने के लिए हमारे सिस्टम ने सबसे पहली बार कितना टाइम लिया, उसे हम कहेंगे राइज टाइम TR। तो सिमिलरली हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन समझिए TP। तो देखिए TP क्या होता है, पीक टाइम। पीक टाइम से कहने का मतलब कि हमारे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में, मतलब जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चल रहा था उसने सबसे पहले अपनी पीक वैल्यू कब अटेन की, कितना टाइम लिया, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम पीक टाइम। और सिमिलरली जो ओवरशूट किया है इसने, ये इसकी फाइनल वैल्यू थी, ये 100% से, ये हमें चाहिए था हमारे आउटपुट से। तो लेकिन ये जो इसने एक्सीड किया है, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज ने गेन की है हमारे सिस्टम ने, अटेन की है हमारे सिस्टम में, सबसे पहली बार ये जो हाईएस्ट वैल्यू अटेन की वो कितनी देर में की, उसे कहेंगे पीक टाइम। और वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू अटेन की है इसने अबव द 100%, उसे हम कहेंगे पीक ओवरशूट। तो पीक ओवरशूट वाला हमारा कौन सा पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, ना कि यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक पीक ओवरशूट गिना जाता है। पीक ओवरशूट सिर्फ अबव द 100% वैल्यू गिना जाता है, दैट इज ओवर पीक ओवरशूट। अब देखिए सेटलिंग टाइम क्या हुआ। देखिए एक डिमार्केशन रखी हुई है हमने, बाउंड्री रखी हुई है कि इस टाइम पीरियड के बाद, सेटलिंग टाइम के बाद जो आपका आउटपुट होगा उसे हम कहेंगे स्टेडी स्टेट आउटपुट, और जो उससे पहले का आउटपुट रहेगा उसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट आउटपुट। तो ये हम कब अचीव करते हैं, आफ्टर सिस्टम हैज़ गॉन थ्रू 4 times इट्स टाइम कॉन्स्टेंट। तो उसे हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम अब स्टेडी स्टेट आउटपुट में पहुंच चुका हुआ है। 4 times द टाइम कॉन्स्टेंट क्या हुआ, टाइम कॉन्स्टेंट क्या हुआ, टाइम कॉन्स्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कि हमारा सिस्टम जब 0.632 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू अचीव कर लेगा तो उसे हम कहते हैं 1 टाइम कॉन्स्टेंट। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आप देखेंगे कि आपका सिस्टम अभी 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू अटेन कर चुका हुआ है। और जब हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम ने 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू अटेन कर ही ली है, तो नाउ आवर सिस्टम इज सेटल एंड वी हैव रीच्ड टू स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो TS इक्वल टू 4T या 4/ζ-ωn, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। और इसके बाद हम कहते हैं हमारा आउटपुट स्टेडी स्टेट आउटपुट बन चुका हुआ है, इट्स नॉट ट्रांजिएंट आउटपुट एनीमोर। और ये जो डिफरेंस रहता है हमारा, ये था हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट और ये है हमारा अटेन्ड आउटपुट। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे हम कहते हैं एरर। यहाँ पे से हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर, कि जो हमारा आउटपुट का, हमारा डिज़ायर्ड था, एक्सपेक्टेड था आउटपुट, और जो हमें मिला उसके जो बीच का डिफरेंस है उसे हम कहेंगे स्टेडी स्टेट एरर। और ये टॉलरेंस बैंड क्या होता है, ज़रा वो भी देख लीजिए। टॉलरेंस बैंड वो है कि हमारा आउटपुट एक बार इस बैंड के अंदर आ गया तो हम कहेंगे हमारा जो आउटपुट है वो अब स्टेडी स्टेट में आ चुका हुआ है। तो कभी हम ±2% का भी अपना बैंड रख सकते हैं या ±5% का भी बैंड रख सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। और आपने कल टेक अवे पॉइंट्स में देखा होगा ±5% टॉलरेंस बैंड के लिए कि हमारा कंसिडरेशन हम कहें कि हमें 95% ऑफ इट्स वैल्यू के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। तो वो कितनी देर के बाद आता है, वो आता है 3 × टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब 3/ζ-ωn टाइम पीरियड के बाद हम कहेंगे हमारा जो आउटपुट है वो अब सेटल हो चुका हुआ। टॉलरेंस बैंड क्या हुआ, ये हम खुद से डिसाइड करते हैं कि ±2% का रखना है या ±5% का रखना है, कि कब हमें मानना है कि हमारा सिस्टम अपना स्टेडी स्टेट आउटपुट में आ चुका हुआ है। तो टॉलरेंस बैंड हम खुद डिसाइड करते हैं। तो आगे चलते हैं, अंडरशूट देखिए। अंडरशूट क्या होता है, सिमिलरली जिस तरह से हमारा फर्स्ट टाइम जब हमारा आउटपुट था ट्रांजिएंट आउटपुट, वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को, डिज़ायर्ड वैल्यू को ओवरशूट करता है और उसे हम कहते हैं पीक ओवरशूट। उसी तरह से जब वो वापस आके डिप लेता है, फर्स्ट डिप को हम कहते हैं फर्स्ट अंडरशूट। अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से मिनिमम वैल्यू क्या अटेन करता है एक बार डिज़ायर्ड क्रॉस करने के बाद, उसे हम कहेंगे फर्स्ट अंडरशूट। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है वो भी हम देखेंगे आगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्स। अब आप पोल्स के बारे में थ्रू आउट द कंट्रोल सिस्टम पढ़ते ही रहेंगे इस चैप्टर ऑनवर्ड्स, कि ये पोल्स हमारे कहाँ पे हैं, हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, वो हमारे पोल्स डिसाइड करते हैं। पोल्स हम हमारे एस डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करते हैं, यहाँ पे या कहीं भी, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम स्टेबल है। और कहीं हमारे पोल्स यहाँ लाई कर रहे हों तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। और राइट साइड पे आ गए हमारा एस प्लेन में हमारे पोल्स, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। यहाँ पे हमारे पोल्स किसी सिस्टम के नहीं लाई करने चाहिए, इट शुड रेदर बी लाइंग समवेयर ओवर हियर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन। तो पोल्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आगे आपकी टेंडेंसी रहेगी कि आप अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स निकाल के चेक करें और उनकी पोजीशन चेक करें कि वो कहाँ पर हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स आप
और उनकी पोजीशन निकालते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन से पता चलता है कि हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कभी डाई भी करेगा कि नहीं, और करेगा तो कितनी देर में डाई करेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और डाई आउट होने के बाद कितनी जल्दी हमें हमारा स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलेगा। ये बताएगा आपका लोकेशन ऑफ पोल्स। तो पोल्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पोल्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द पोल्स की। आपके पोल्स यहाँ हैं, दूर हैं थोड़ा एस प्लेन से, इमेजिनरी एक्सिस से, तो ये पोल्स बहुत जल्दी डाई आउट कर देंगे। इनका इफेक्ट सिस्टम पे ज़्यादा नहीं रहेगा। जितने पोल्स आपके इमेजिनरी एक्सिस के पास होंगे उतना ही ज़्यादा उनका इफेक्ट रहेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे, उतना ही ज़्यादा आपका लंबा रहेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किस तरह से रहेगा वो आपके पोल्स डिसाइड करेंगे। वो यहाँ पे हैं तो कुछ और आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रहेगा, और वो यहाँ है तो कुछ और बाई चांस आपके पोल्स अगर यहाँ पे हैं तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आपको भी स्टेडी स्टेट आपका अचीव ही नहीं होगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, आपका सिस्टम कुछ इस तरह से चला जाएगा, आपका आउटपुट ग्रो करता रहेगा लगातार। एंड दिस इज अ फाइन स्टेटमेंट ऑफ अ अनस्टेबल सिस्टम। वी आर गेटिंग एन अनबाउंड आउटपुट फॉर सम कंट्रोल्ड इनपुट। तो इस तरह का आउटपुट हमें नहीं चाहिए जो कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली ग्रो ही करता रहे। तो हम इस तरह के सिस्टम को अनस्टेबल कह देते हैं। और सिस्टम स्टेबल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? पोल्स की लोकेशन से। तो अब हम आगे अपने हर चैप्टर्स में पोल्स की लोकेशन निकालना सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी और टाइम डोमेन में भी। तो रूट लोकस, नाइक्विस्ट और बोडे की हेल्प से और रूट थ्योरी से भी हम जानेंगे कि हम सिस्टम चेक कर सकते हैं सिंपली कि वो स्टेबल है या नहीं है। अब आगे देखिए पोल्स होते क्या हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर इस तरह से हमारा ट्रांसफर फंक्शन है तो मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो इसके जो डिनोमिनेटर की रूट्स हैं एक s इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -3 ये पोल्स होते हैं। और इसी इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें 0 से, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी s² + 4s + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये रूट्स मिल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होते हैं? पोल्स। तो ये इक्वेशन आपको पोल्स देती है, और पोल्स क्या डिसाइड करते हैं आपका करेक्टर सिस्टम का कि इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा। तो इसी वजह से इस इक्वेशन को हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि यही इक्वेशन आपके सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का बिहेवियर पूरा डिसाइड करती है, करेक्टर पूरा डिसाइड करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इक्वेशन एज अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी डिस्कशन कि हमने पोल्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, एंड देन सेकंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है एंड इट्स नोमेनक्लेचर, व्हाई इट इज सेड एज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो चलिए अब कुछ और भी देखिए। हम इस पूरे चैप्टर में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से मतलब पहले भी डिस्कस किया था। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कौन सा होगा? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम वो होंगे जहाँ पे आपके ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी s की वो 2 होगी। हम यही डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर सिस्टम्स हम डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्यों हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स पढ़ते हैं? पूरे इस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन देखा हमने, लेकिन स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन नहीं देखा, स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन नहीं देखा, क्योंकि हम अप टू 10th ऑर्डर सिस्टम को भी अच्छे से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एज ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और फिर वहाँ पे उसके लिए कैलकुलेशंस करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा 10th ऑर्डर सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। कहने का मतलब हमारे पास कोई भी सिस्टम हो अप टू 10th ऑर्डर सिस्टम, उसे हम रिड्यूस करके सेकंड ऑर्डर सिस्टम बना सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके, और फिर हम फाइनली सिर्फ सेकंड ऑर्डर सिस्टम की ही स्टडी कर सकते हैं और हम 10th ऑर्डर सिस्टम के लिए भी जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज वी कैन रिड्यूस एनी हायर ऑर्डर सिस्टम टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम।